शॉर्ट टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में जो पहला प्रश्न आया है, पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उसका विलोम, उसका जो ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया है, वो सम्मान और आज्ञा दिया गया है जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका ऑप्शन डी सही है। यहां जो विकल्प दिया गया है, धर्म दिया गया है और पुण्य दिया गया है। अगर हम इसको देखें तो सम्मान का विलोम जो होता है वो अपमान होता है। सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान। और धर्म का विलोम होता है अधर्म। इसलिए ये विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो संधि से आया है, प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उसका ऑप्शन सी सही है, जिसका उत्तर होगा यदि धन अप। और अगर यद्यपि शब्द की बात करें तो इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है और यण संधि का सूत्र होता है ईको यणचि, ईको यणचि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है तिरह धन कार बराबर बन जाएगा तिरस्कार, बराबर बन जाएगा तिरस्कार। इसमें विसर्ग संधि का वो नियम लगाया गया है जहां विसर्ग के बाद कर, कार, कृत, वर या पद शब्द आने पर विसर्ग शा में बदल जाता है। अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 5, वो ये है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें हमारा विकल्प ए सही है, जिसका राइट उत्तर है बहुव्रीहि समास। इसमें जो दो पद आपस में मिलते हैं वो एक नया ही अर्थ देते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे तो प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन सी सही है और हमारा राइट उत्तर है तत्पुरुष समास। हमारा राइट उत्तर है तत्पुरुष समास। गौशाला का अगर हम समास विग्रह करें तो गौ के लिए शाला होगा, अर्थात इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो दिए हुए विकल्पों में कमल शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक। कमल शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक। फिर अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर में पूछा जा रहा है अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची है। तो अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची है आकांक्षा। अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची है आकांक्षा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची है व्योम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लोगों के मुहावरे से आया है पांव बारह होना। तो पांव बारह होना का अर्थ है लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होगा कार्य करके, कार्य करके निश्चिंत होना, यानी कार्य समाप्त हो गया और निश्चिंत हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आया है कि अंधों में डांट डांट राजा। तो अंधों में काना राजा होता है, अंधों में
का नाना। जैसे कहते हैं जहां पेड़ ना रूप वहां रणवय महापुरुष। अगला देखेंगे लिखा है डॉट डॉट के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, वहां पर भरा जाएगा सावन। इस सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। अगला है काला अक्षर डॉट डॉट बराबर, उसमें भरा जाएगा भैंस, कि काला अक्षर भैंस बराबर। इसके बाद पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प जो दिया गया है वो दिया गया है गृहिणी। गृहिणी गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है। ये पहला विकल्प दिया गया है। इसके बाद 4 ऑप्शन है, अंतिम विकल्प दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आएगा पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता चरित्र और त्यागमय जीवन से, त्यागमय जीवन से, जीवन से इस नौका को, इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से, थपेड़ों और भंवरों से, थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है, किनारे तक पहुंचाती है। ये हमारा हो गया जो हमें वाक्य को व्यवस्थित करना था। तो बन जाएगा गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर आया। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन बी गलत है। लिखा है जिसका शादी, जिसका शादी, यही त्रुटिपूर्ण है। यहां होना चाहिए जिसकी शादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। उसमें से आजकल गलत है, लिखा जाएगा इधर मौसम की वर्षा हो रही है, यानी वर्षाकालीन मौसम है उसी की वर्षा हो रही है। ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। अन्य विकल्प है दत्तचित्त। दत्तचित्त कहते हैं जिसने अपना चित्त किसी कार्य में लगा दिया। त्याज्य मीन्स होता है जो त्यागने के योग्य हो। दंपति कहते हैं पति पत्नी को। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो लिखवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से कार्य को करवाता है। अगला प्रश्न है कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत काव्य की भाषा है। तो पद्मावत काव्य की जो भाषा है वो अवधी है। दिग दर्शन शब्द का संधि होगा। तो दिग दर्शन का संधि होगा दिग धन दर्शन। प्रथम पद का तीसरे पद में रखना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक होगा। फिर कह रहा है असमान अर्थक वाले शब्द का चयन कीजिए। चार विकल्प हैं पीड़ा, व्यथा, दर्द और संकट। इसमें से संकट जो है ये असमान अर्थ दे रहा है। संकट असमान अर्थ दे रहा है। अगला प्रश्न है स्नेह, अनुराग, प्रीत, द्वेष में से असमान अर्थ वाले का चयन कीजिए। इसमें द्वेष शब्द जो है वो असमान अर्थ दे रहा है। अगला प्रश्न है जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन में असमान अर्थ वाला है। तो असमान अर्थ वाला है मृत्यु। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस विकल्प में हमारा जो सही उत्तर है वो ये है भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारा सही उत्तर है। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूछा गया निस्दिन वर्षत नयन हमारे में कौन सा रस है? उसमें वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मेरो तो गिरधर्व पाद दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो परिशोई में कौन सा रस है? तो उसमें श्रृंगार रस है। उसमें श्रृंगार रस है। गद्यांश के आधार पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। तो कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी मनोहरता। उसकी मनोहरता यानी सुंदरता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। मनोहरता के आधार पर यानी सौंदर्य वही सुंदर माना जाता है जो मन को हरने वाला हो। सौंदर्य की परख होती है मनोहरता के आधार पर। सुंदर उसी को माना जाता है जो मन को हर लेने की क्षमता रखता है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो गद्यांश के शीर्षक की बात करेंगे तो शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। व्याकरण वो शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। फिर है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसे राजभाषा की उपाधि प्रदान की गई।